ग्रुप पर। हमारे पास अगर हमारी मदर जो है वो हमारे पास नेगेटिव है, फादर हमारे पास पॉजिटिव है, और जो बच्चा है हमारे पास फीटस वो भी हमारे पास पॉजिटिव है, तो इसमें क्या होता है, जब कोई भी ऐसा इवेंट होता है जिसमें फीटस का ब्लड मदर में जाता है, तो मदर की जो हमारे पास बॉडी है ना, वो इम्यून सिस्टम वो उसके अगेंस्ट क्या बनाना शुरू कर देता है, एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, फिर हमारे पास जो नेस्ट बेबी होता है ना, फिर वो एंटीबॉडीज़ हमारे पास उस जो नेस्ट बेबी होता है ना उसके साथ रिएक्शन करना शुरू कर देती है, और हमारे पास हेमोलाइसिस करवा देती है। जो हमारे एंटीबॉडी बनती है ना, उससे हम क्या कहते हैं, एंटी-डी कहते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास कोई ऐसा इवेंट हुआ है, ट्रॉमा हुआ है, या कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसकी वजह से बेबी का ब्लड मदर में गया है, और मदर हमारे पास बिटवीन लेस देन 12 वीक के दरमियान हमारे पास आई है ना, तो उसे 250 इंटरनेशनल यूनिट का इंजेक्शन फ़ौरन ही देना है 72 आवर के अंदर। लेकिन अगर मदर हमारे पास तो ये सैनिटाइजिंग इवेंट हुआ है और वो 12 से 12 वीक में प्रेजेंट करिए, तब भी हमें 250 इंटरनेशनल यूनिट लेना है। जब हमारे पास मदर में कोई भी सैनिटाइजिंग इवेंट नहीं हुआ है, लेकिन हमें रिस्क है कि उस नेस्ट बेबी के लिए, तो उसे हम क्या देते हैं, 28 वीक पर या 32 वीक पर, या तो डोज को डिवाइड कर देते हैं 250, या एक ही डोज 28 वीक पर 500 इंटरनेशनल यूनिट दे सकते हैं। दूसरा, हमारे पास पोस्टमार्टम में भी एंटी-डी का इंजेक्शन लगाया जा सकता है। इस तरह हम RH इनकम्पेटिबिलिटी से प्रिवेंट कर सकते हैं। सही है। दूसरा, हमारे पास एक होता है सेल फ्री फीटल DNA। ये एक नॉन इन्वेसिव टेस्ट होता है। इसमें हमारे पास मदर का ब्लड लिया जाता है, उसमें फीटस के ब्लड को असेस किया जाता है कि वो RH पॉजिटिव है, RH नेगेटिव है। ठीक है, लेकिन ये हमारे पास एक्सपेंसिव बहुत होता है, ये बाहर के कंट्रीज़ में परफॉर्म किया जाता है। ठीक है। दूसरा, हमारे पास गेस्टिशनल डायबिटिक को कंफर्म करने के लिए उसका ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं या रैंडम ग्लूकोज करते हैं। ठीक है। उसके अलावा थैलेसीमिया में हमारे पास बेसिकली होमोग्लोबिन की प्रोडक्शन जो होती है ना, होमोग्लोबिन का जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है वो एबनॉर्मली बन जाता है। ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। फिर हमारे पास इसको रूल आउट करने के लिए हम उस फैमिली हिस्ट्री पूछते हैं कि फैमिली में कोई ऐसा नहीं है जिसको ब्लड की कमी हो या ब्लड लगता रहता हो। ठीक है। और हमारे पास इसमें हम तब कंसीडर करते हैं जब होमोग्लोबिन हमारे पास 9 से कम हो, तो हमें होता है कि इससे ही थैलेसीमिया हो सकता है। फिर फर्दर हम इलेक्ट्रोफेरेसिस करते हैं। फिर फर्दर कंफर्म करने के लिए हमें अमाइनो सिंथेसिस किया जा रहा होता है या सही है। और हमें पता है थैलेसीमिया में अल्फ़ा होता है, बीटा होता है। अल्फ़ा में क्रोमोसोमल 16 की हमारे पास होती है एबनॉर्मलिटी, और बीटा में क्रोमोसोमल 11 की होती है, जिसे पॉइंट म्यूटेशन या स्पेलिसिंग म्यूटेशन भी कहते हैं। बीटा में माइनर होता है, बीटा मेजर होता है। अल्फ़ा के 4 टाइप होते हैं। एक हमारे पास इसमें सिर्फ एक अल्फ़ा जीन है जो हमारे पास एसिम्प्टोमेटिक है, जिसमें 2 अल्फ़ा वो ट्रेट कहलाता है, जिसमें 3 वो होमोग्लोबिन H डिजीज़ कहलाता है। जिसमें हमारे पास सारे अल्फ़ा हो जो हमारे पास बहुत हमारे पास डेंजरस कंडीशन होती है, उसमें हमें जो फीटल ग्रोथ डेथ भी करवा सकता है। ठीक है। दूसरा, हमारे पास होता है सिकल सेल एनीमिया। ये भी एक होमोग्लोबिनोपैथीज़ होती है। इसमें होमोग्लोबिन AS, होमोग्लोबिन इससे जो होता है ना, ये ज़्यादातर बड़ा हुआ होता है, ये ज़्यादातर अफ्रीकन्स में हो रहा होता है। इसमें क्राइसिस होती है, तो इसमें इन्फेक्शंस के भी चांसेस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं। इसमें क्रोनिक हेमोलाइटिक एनीमिया होती है, जिसकी वजह से सिकल सेल क्राइसिस होती है बीच में, जिसकी वजह से हमारे पास इन्फेक्शन का रिस्क फैक्टर इसमें इंक्रीज़ हो जाता है। दूसरा, हमारे पास स्क्रीनिंग की जाती है बुकिंग स्कीम में रूबेला की। अब नहीं करते, रूबेला की इसलिए नहीं करते क्योंकि रूबेला के लिए हमारे पास MMR वैक्सीन आ चुकी है। ठीक है। सिफिलिस की स्क्रीनिंग की जाती है, जो हमारे पास टर्पिना पैलिडियम स्पोरोचेट बैक्टीरियम काज करता है। ये हमारे पास मिसकरेज और स्टिल बर्थ करवाता है। ठीक है। इसकी और डायग्नोस करते हैं। फिर हमारे पास स्क्रीनिंग के ज़रिए इसकी ट्रीटमेंट सिंपली पेनिसिलिन दे दो।
हेपाटाइटिस बी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसमें हमारे पास 90% ये अगर मदर को है तो बेबी में ट्रांसमिट होता है थ्रू अ वर्टिकल ट्रांसमिशन, ठीक है। अगर और फिर ये लीवर सिरोसिस हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा करवाएगा बच्चे में। अगर हमारे पास मदर को हेपाटाइटिस बी इन्फेक्शन है तो विद इन 1 आवर बेबी को हमारे पास हेपाटाइटिस बी की वैक्सीन भी लगा दो और हेपाटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन भी लगा दो, ठीक है। या विद इन एन आवर लगा दो या विद इन 12 आवर ऑफ द लाइफ लगा लो, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरा डोज लगाया जाता है जो हमारे पास एडिशनल डोज ऑफ द हेपाटाइटिस बी वैक्सीन 1 मंथ में और 6 मंथ में एक एडिशनल डोज भी लगाया जाता है। फिर दोबारा हेपाटाइटिस बी की डिटेक्ट करने के लिए स्क्रीनिंग की जाती है, उसकी सरफेस एंटीजन की जाती है, उसकी कोर एंटीजन देखी जाती है कि हमारे पास इन्फेक्शन मौजूद है या ख़त्म हो चुका है, ठीक है। विद इन 1 आवर हमारे पास एक तो बच्चे को विटामिन के की इंजेक्शन देते हैं, हेपाटाइटिस बी की वैक्सीन लगाई जाती है, दूसरा BCG करवाई जाती है, ठीक है। हेपाटाइटिस सी हमारे पास तब स्क्रीनिंग करते हैं जब मदर को कोई रिस्क फैक्टर किया हुआ हो, ठीक है। हेपाटाइटिस की हमारे पास सी एक क्रोनिक वायरस है तो उसमें IgG एंटीबॉडीज़ देखी जाती हैं। HIV इन्फेक्शन जो होता है ना ये भी हमारे पास ज़्यादातर UK में ज़्यादा इसका इंसिडेंस इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। ये हमारे पास इसमें हमारे पास एंटीवायरल थेरेपी दी जाती है, बाय 12 वीक ऑफ द गेस्टेशन में एंटी थेरेपी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और हमारे पास 36 वीक पर हमारे पास गेस्टेशन करवा देते हैं और फार्मूला मिल्क पर बेबी को रखते हैं, सही है। फिर अल्ट्रासाउंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अल्ट्रासाउंड में एक तो हमारे पास बच्चे की एज पता चल जाती है, दूसरा बच्चे की कोई ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन होगी वो पता चल जाएगी, एक्सपेक्टेड डिलीवरी पता चल जाती है, मल्टीपल प्रेगनेंसी के बारे में पता चल जाता है, स्क्रीनिंग की जाती है ट्राइसोमी कंडीशन के लिए, कोई ग्रॉस एनोमलीज हो, एनेंसेफली हो, सिस्टिक एंजियोमा हो वो पता चल जाता है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड में हमारे पास अगर हमारे पास अल्ट्रासाउंड बिटवीन 11+3 या 13+6 वीक में हमारे पास एक स्कैन हुआ है जिसे हम डेटिंग स्कैन कहते हैं उस वक्त अगर बच्चे की एज को देखना होता है ना तो ग्राउंड रैंप लेंथ देखी मेजर की जाती है जो बिटवीन 45 to 84 होती है। लेकिन 12 to 20 वीक का गेस्टेशन है, उस वक्त बच्चे की एज देखनी हो तो हेड सरकमफेरेंस देखा जाता है, सही। अगर 20 वीक से ज़्यादा हो तो लेट बुकिंग कहलाती है। फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमारे पास डाउन सिंड्रोम की स्क्रीनिंग के लिए निकल ट्रांसल्यूसेंसी देखी जाती है, ठीक है। ये हमारे पास इसकी वैल्यू जो होती है डिपेंड करती है हमारे पास CRL पर डिपेंड करती है, जिसे हम ग्राउंड रैंप लेंथ कहते हैं। हमारे पास अगर ग्राउंड CRL 45 है तो हमारे पास बच्चे की निकल ट्रांसल्यूसेंसी की डायमीटर कितना होगा 1.2 से 12.1। अगर हमारे पास 84 है CRL तो होगा 1.9 to 2.7। अगर इनकी वैल्यू ज़्यादा आ रही हो ना इनकी रेंज से तब हम बोलते हैं इन्हें डाउन सिंड्रोम है। दूसरा हमारे पास बीटा HCG का इंक्रीज़ होता जाता है डाउन सिंड्रोम में। दूसरा एक होता है प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन, इसका लेवल डिक्रीज़ हो जाता है डाउन सिंड्रोम में, ठीक है। दूसरा हमें डाउन सिंड्रोम में हमें पता है नेज़ल बोन में इश्यूज़ होता है, डक्टस वीनस फ्लो में इश्यूज़ है, ट्राइस्कस्पिड फ्लो इश्यूज़ होता है तो उससे भी किया जाता है। फिर अगर हमारे पास फीमेल स्क्रीनिंग हम 14 to 20 वीक्स में ऑफ द गेस्टेशन में कर रहे हैं ना तो उस वक्त हम बायोमार्कर्स देखते हैं। कौन से बायोमार्कर देखते हैं? अल्फ़ा फीटोप्रोटीन, HCG, अनकंजुगेटेड एस्ट्रोल, इनहिबिन A जो 80% तक हमें डिटेक्शन बताता है डाउन सिंड्रोम की, ठीक है। दूसरा आइडेंटिफिकेशन ऑफ द हाई वो वुमेन जो जिन्हें हाइपरटेंसिव है प्रीवियसली प्रेगनेंसी में हाइपरटेंसिव थी, क्रोनिक किडनी डिजीज है, कोई ऑटो इम्यून है, क्रोनिक हाइपरटेंशन है तो उनमें रिस्क फैक्टर है तो प्रेक्लेम्शिया होगा। दूसरा एज होता है, ओबेसिटी होता है, BMI होता है, ठीक है। फीमेल एट हाई रिस्क हमारे वो फीमेल जो ओबेस हैं, जिनकी हमारे पास मल्टीपल प्रेगनेंसी है, जिनका लेट मिसकैरेज है,
प्री टर्म बर्थ है तो उनमें चांसेस ज़्यादा होता है हमारे पास प्री टर्म बर्थ का। ठीक है, प्री टर्म बर्थ के लिए हमारे पास इसमें होता है फीटल फाइब्रोनेक्टिन लेवल देखा जाता है, जिसमें हमारे पास इंक्रीज अगर वो रिलीज मौजूद है ब्लड में तो वो बताता है कि इसे प्री टर्म बर्थ का रिस्क ज़्यादा है। इसमें फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हमारे पास सिम्फाइसिस फंडल लेंथ हाइट देखी जाती है, जो हमारे पास तकरीबन 24 वीक्स में मेजर करते हैं, जिसमें ये हाइट बेसिकली फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन के बारे में बताती है। उसके अलावा विटामिन डी हो गया। उसके अलावा हमारे पास 20 to 22 वीक में स्कैन किया जाता है, जिसे एनोमली स्कैन कहते हैं, जिसमें स्पाइना बाइफिडिया, कंजेनाइटल एनोमलीज, डायफ्रैगमेटिक हार्निया, रीनल एजेनेसिस देखी जाती है। दूसरा हमारे पास गेस्टेशनल डायबिटीज़ की अगर फीमेल का फास्टिंग ग्लूकोज लेवल 1.6 है और हमारे पास उसके अलावा प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल 7.38 से ज़्यादा है तो उसे हम गेस्टेशनल डायबिटिक कंसीडर करते हैं। दूसरा इसका रिस्क फैक्टर ये होता है प्रीवियस उस फीमेल को गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो, प्रीवियस मैक्रोसोमिया हो, BMI 30 से ज़्यादा हो, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव हो। ठीक है, अगर हमारे पास इफ़ द रिस्क फैक्टर प्रेजेंट वुमेन अगर रिस्क फैक्टर मौजूद है ना तो उस फीमेल में हमारे 75 ग्राम ओरल ग्लूकोज टेस्ट 24 to 28 वीक में करवा लेंगे। अगर प्रीवियस हिस्ट्री है कि उसे गेस्टेशनल डायबिटीज़ हुई थी प्रीवियस बर्थ में भी तो उसका ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट विद इन 16 to 18 वीक ऑफ द गेस्टेशन में करवाएंगे। दैट्स ऑल अबाउट।